हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में। तो अभी तक हमने लिमिटेशन एक्ट के कुछ सेक्शंस के बारे में समझा। तो आगे आज की हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए, साउंड एंड स्क्रीन आपको क्लियरली दिख पा रही है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो वंस अगेन आप सभी लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लॉ स्कोप में, जहाँ से आपको लॉ के संबंध में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। और इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको प्रॉपर जानकारियाँ मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ, अ शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। तो आप रजिस्टर, पेन और एक बेयर एक्ट, अपना लिमिटेशन एक्ट का साथ में लेके बैठेंगे, क्योंकि आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं लिमिटेशन एक्ट का सार है, बेस है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 2, जो कि सेक्शन जो पार्ट नंबर 2 है, जो कि सेक्शन 3 से लेकर हमें बात करेगा, और सेक्शन 3 से लेकर 11 तक हमें इसके बारे में प्रोविजन मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें चैप्टर का, पार्ट का टाइटल क्या है? वादों, अपीलों और आवेदनों की परिसीमा। तो वादों, अपीलों और आवेदनों की परिसीमा के बारे में पार्ट नंबर 2 में मिलता है। तो इसमें से सबसे पहले ये सेक्शन हमें मिलेगी, ये बताएगी बार ऑफ लिमिटेशन के बारे में, यानी परिसीमा द्वारा वाद का वर्जन या परिसीमा द्वारा वर्जन के बारे में बताता है। तो ये होता क्या है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, सिंपल सा एक जनरल रूल है। हमने ये समझा था कि लिमिटेशन एक्ट बनाया क्यों गया। लिमिटेशन एक्ट इसलिए बनाया गया था कि जिससे जो लोग हैं, जो अपने दावों, अपने अपील, अपनी एप्लीकेशन के संबंध में सजग रहें और अपने टाइम पीरियड के अंदर कोर्ट के अंदर जाएं। यानी कि लॉ उन लोगों का, यानी कि विधि उन लोगों की सहायता करती है जो अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। यानी कि अपने लिए वो क्या रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। उन लोगों की मदद करेगी। लेकिन क्या हर वो उस व्यक्ति की मदद करेगी जो अपने आप में सजग नहीं है? उसको मना करती है। और इसी के बारे में सेक्शन 3 में प्रोविजन किया गया है। सेक्शन 3 सबसे पहले बोलता है, सबसेक्शन 1 हमें इसका बताएगा कि यदि कोई दावा, कोई अपील, कोई आवेदन, यदि टाइम पीरियड निकलने के बाद, जो लिमिटेशन एक्ट में दे रखा है, तो विहित काल जो है उसका विहित काल के पश्चात पेश करता है, तो उसका दावा, अपील और आवेदन कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चाहे सामने वाले ने आपत्ति की हो या नहीं की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि प्रतिपक्ष, यानी कि जो डिफेंडेंट है, प्रतिपक्ष है, वो आपत्ति सामने से करे, सामने से क्रॉस करे या ना करे, सामने से इस बात की प्ली ले कि नहीं ले, इन्हें का टाइम पीरियड निकल चुका है दावे में, अपील में, एप्लीकेशन में इसकी रिजेक्ट की जाए, कोर्ट की लाइबिलिटी है। कोर्ट इस बात को चेक करेगी जब भी कोई अपील एप्लीकेशन पेश की जाती है, तो उस अपील एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए। यदि वो प्रेस्क्राइब पीरियड जो हमारा, यानी कि जो हमारा जो विहित काल है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, उसके बाद पेश किया जाता है। यानी कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यानी कि सेक्शन, हमने जब डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा था तब उसमें हमने बताया था कि शेड्यूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड बता रखा है, उस टाइम पीरियड के बाद यदि कोई अपील, एप्लीकेशन या दावा पेश किया जाता है, तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 हमें बताता है। आफ्टर दैट हम समझेंगे इसके बारे में आगे कि परसीमा द्वारा वर्जन के बारे में। नेक्स्ट जो सबसेक्शन 2 हमें मिलता है, वो बताता है दावा कब संस्थित किया जाएगा। इसके बारे में हमें रूल मिलता है। कोई दावा, कोई अपील, कोई एप्लीकेशन, या ये जो दावे होते हैं, वो कब सबसे पहले इंस्टीट्यूट माने जाएंगे, इसके बारे में हमें बता रखा है। तो इसमें 3 रूल दे रखे हैं। 3 दशाओं में हमें बता रखा है कि कब कोई दावा, कब कोई अपील, कब कोई एप्लीकेशन पेश की मानी जाती है। तो सबसे पहले, जब भी कोई दावा उचित ऑफिसर के सामने पेश कर दिया जाता है, मामूली दशा में, नॉर्मल कोई सूट है तो उसको आप प्रॉपर कोर्ट के सामने, प्रॉपर ऑफिसर जो है उसके लिए लेने के लिए उसके सामने पेश कर देते हैं, तो उस डेट को ऐसा मान लिया जाएगा आपका दावा इंस्टीट्यूट हो गया। ठीक है। सेकंड कंडीशन आती है पॉपर की दशा में। तो पॉपर की दशा में कब माना जाता है? तो सबसे पहले हम पॉपर समझना पड़ेगा। यानी अकिंचन व्यक्ति कौन होता है? अकिंचन मतलब निर्धन व्यक्ति। निर्धन व्यक्ति कौन होता है? हर वो व्यक्ति निर्धन होता है जो ऑर्डर 33 ऑफ सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर जो उसको पॉपर घोषित किया गया है, वो हर व्यक्ति क्या कहलाएगा? पॉपर कहलाएगा, इस एक्ट के पर्पज से भी। ठीक है। तो बेसिकली हम बात करें तो ऑर्डर 33 हमें सीपीसी में जो बताता है, वो एक लिमिट बताता है कि यदि कोई व्यक्ति की इनकम, वार्षिक इनकम 25,000 रुपए से कम है, तो व्यक्ति क्या कहलाएगा? पॉपर कहलाएगा, यानी कि अकिंचन कहलाएगा। अकिंचन व्यक्ति यदि कोई दावा लगाता है, तो उसका दावा कब संस्थित माना जाएगा? क्या होता है, जब अकिंचन के रूप में जब हम दावा लगाते हैं, पॉपर के रूप में जब दावा लगाते हैं, तो ऑर्डर 33 हमें बताता है कि दावा लगाने से पहले आपको एक एप्लीकेशन पेश करना पड़ती है कोर्ट के सामने कि मुझे निर्धन के रूप में मान्यता दीजिए। तो निधन के रूप में मानता है कि जब एप्लीकेशन पेश की जाती है, तो एप्लीकेशन को डिसाइड करने में बहुत सारा समय भी लग जाता है, कई बार 6 महीने, 1 साल ऐसा समय लग जाता है। और मान चलिए हमने जो दावा पेश किया अपना, वो दावा पेश किया, मान चलिए हमें
एक दावे लगाने की लिमिट हमें मान चलिए 3 साल है, और हमने दावा लगाया 2 साल 6 महीने हो चुके थे, अब 6 महीने बचे हुए हैं, हमने एप्लीकेशन लगाई तो दावा लगाया, एप्लीकेशन को डिसाइड होने में 1 साल लग गया, उसके बाद कोर्ट ने पाया हाँ पॉपर है, तो उस कंडीशन में जो आप दावा लगाएंगे, आपने दावा लगाया वो दावा कब संशोधित माना जाएगा आपका, तो उस दशा की बात करता है सेक्शन 3, और ये बताता है कि यदि अकिंचन के रूप में बात की जाती है तो उस दशा में दावा तब आपका संशोधित मान लिया जाएगा जिस दिन आपने उस दावे में एप्लीकेशन पेश की थी कि मुझे पॉपर मान लिया जाए, तो पॉपर की एप्लीकेशन जिस दिन आपने पेश की उसी दिन से आपका सूट इंस्टीट्यूट मान लिया जाएगा, ऐसा हमें बता रखा है इसके सबसेक्शन 2 में, बी नंबर क्लॉज में। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड, कंपनी की दशा में यदि कंपनी का परिसमापन हो रहा है तो उस दशा में दावा कब सबसे पहली बार पेश माना जाएगा, उसका इंस्टीट्यूट कब माना जाएगा, तो जब दावा पहली बार उसके परिसमापक को दिया जाता है, यानी कि जो लिक्विडेटर होता है उसको जब दावा दिया जाता है तब वो दावा पेश माना जाता है, ऐसा हमें इसके अंदर मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया, एक बार देख लीजिए, एक बार रीड कीजिए बेरेक्ट से। आफ्टर दैट हमें एक चीज और मिलेगी इसके अंदर, मुजरा और प्रतिदावे के बारे में। मुजरा और प्रतिदावा एक पृथक दावा माने जाएंगे, पहली बात तो याद रखिए आप, ऑब्जेक्टिव के रूप में हमेशा याद रखेंगे, मुजरा यानी कि सेट ऑफ, और काउंटर क्लेम यानी कि प्रतिदावा, ये अलग अलग दावे माने जाएंगे। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा क्या मुजरा होता है, क्या प्रतिदावा होता है। तो मुजरे के बारे में बात करें, सेट ऑफ के बारे में बात करें, सीपीसी के ऑर्डर 8 रूल 6 के अंदर हमें सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर सेट ऑफ के बारे में मिलता है। सेट ऑफ होता क्या है, जनरल डेफिनेशन में आपको बताता हूं, वादी के धन वसूली के दावे में प्रतिवादी द्वारा अपने धन की मांग करना ही मुजरा कहलाता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन आप याद रखिए, आपको कभी कोई समस्या आने वाली नहीं है। यानी कि वादी के धन वसूली के दावे में प्रतिवादी द्वारा अपने धन की मांग करना मुजरा कहलाता है। क्या होता है, जब कोई प्लेंटिव किसी डिफेंडेंट से, मान चलिए मैं आपसे, आपके अगेंस्ट में एक सूट फाइल किया और मैंने बोला मैं आपसे 5 लाख रुपए प्राप्त करने का हकदार हूं, कोर्ट से बोलता हूं इनसे 5 लाख रुपए दिलवाए जाए, लेकिन आप ये बोलते हैं कि मैंने आपसे आपसे आपको मुझे मेरे से 2 लाख रुपए मार्जिन प्राप्त करने हैं, तो आप उस दावे में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैं 5 लाख रुपए के लायबल तो हूं, लेकिन 2 लाख रुपए मुझे इनसे भी लेने हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोर्ट उसमें से 2 लाख को सेट ऑफ करा देगा, 3 लाख देने का ऑर्डर कर देगा, तो इसी को बोलते हैं सेट ऑफ। ठीक है, दूसरा बताता है कि प्रतिदावा, काउंटर क्लेम क्या होता है, तो जब वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिवादी द्वारा किसी अधिकार की मांग की जाती है तो वो क्या कहलाता है, वो प्रतिदावा कहलाता है, जिसके बारे में सीपीसी के ऑर्डर 8 रूल 6 ए में दे रखा है, यानी कि सीपीसी के आदेश 8 नियम 6 ए, इसके अंदर हमें इसके बारे में मिलता है, याद रखेंगे। इसमें ये बता रखा है कि जब कोई दावा पेश किया गया तो हमने समझ लिया कि दावा का पेश माना जाता है, लेकिन जब प्रतिदावा पेश किया जाए या काउंटर क्लेम पेश किया जाए तो वो कब पेश माना जाता है, उसके बारे में रूल मिलता है हमें इसके अंदर। तो जब मुजरा की बात करें तो मुजरा तो उस दिन पेश माना जाता है जिस दिन जिस सूट में हमने, यानी कि जब वादे का धन वसूली का दावा था, मनी रिकवरी का सूट था, उसके अंदर हमने क्या किया, अपना काउंटर क्लेम सेट ऑफ पेश किया, उसी दिन पेश मान लिया जाएगा। यानी कि मान के चलिए एक दावा पेश किया गया था 10 जनवरी 2022 को, और हमने उसमें काउंटर जो सेट ऑफ किया, वो सेट ऑफ किया मान के चलिए 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2022 को, तो हमारा जो सेट ऑफ है वो कब पेश माना जाएगा, हमारा सेट ऑफ जो हमने अभी दावा पेश किया उस डेट को माना जाएगा, ना कि हमने जिस दिन काउंटर क्लेम पेश किया। ठीक है, इंस्टीट्यूट माना जाएगा। दूसरा प्रतिदावे की बात करें तो प्रतिदावा कब माना जाएगा, तो प्रतिदावा उस दिन जिस पेश माना जाता है जिस दिन उसको सूट में पेश किया जाता है। जैसे कि हमने 10 जनवरी 2022 को दावा पेश किया, लेकिन काउंटर क्लेम उसमें किया 31 मार्च को, 31 मार्च 2022 को, तो उस दशा में 31 मार्च को ही वो इंस्टीट्यूट माना जाएगा, ना कि 10 जनवरी 2022 को। ठीक है, ऐसा आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर के, उच्च न्यायालय में आवेदन जब किया जाता है तो वो कब पेश माना जाएगा, तो उच्च न्यायालय में जो एप्लीकेशन की जाती है तो वो एप्लीकेशन उस डेट को इंस्टीट्यूट मानी जाएगी जब जो प्रॉपर ऑफिसर उसके संबंध में जो है हाई कोर्ट में, उसके पास हम पेश कर देते हैं, तो उस डेट को वो इंस्टीट्यूट मानी जाएगी। तो ऐसा आप याद रखेंगे सेक्शन 3, एक बार देख लीजिए, कोई प्रश्न हो तो बताइए। आफ्टर दैट सेक्शन 4 निकालिए। सेक्शन 4 बोलता है विहित काल का अवसान जब न्यायालय बंद हो। अब क्वेश्चन ये आता है, जब लास्ट डे था हमारा, मान चलिए लास्ट डे था और मान चलिए हमें दावा लगाने की लिमिट 1 साल है, 1 साल में 365 दिन होते हैं, 365 वाले दिन जब हम लास्ट दिन गए तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब हम गए कोर्ट बंद था, तो अब क्या करें, हमारी टाइम लिमिट निकल जाएगी।
अब दूसरे दिन जाते हैं तो हमारा टाइम लिमिट सेक्शन 3 आ जाएगा। सेक्शन 3 बोलता है कि टाइम लिमिट के बाद यदि कोई दावा अपील एप्लीकेशन पेश की जाती है तो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो सेक्शन 4 हमें उस दशा में एक बात बताता है कि यदि आप कोई दावा लगाने जाते हैं, कोई अपील करने जाते हैं, जिस दिन आप जाते हैं उस दिन न्यायालय बंद है, तो उस दिन आप क्या करेंगे, वेरी नेक्स्ट डे जब भी कोर्ट खोले, चाहे वो 10 दिन की छुट्टी पर हो, तो वेरी नेक्स्ट डे 11वें दिन आप कोर्ट कोर्ट खुलता है तो उस दिन आप दावा पेश कर देंगे, तो आपका दावा, कोई भी अपील, कोई एप्लीकेशन टाइम बार्ड नहीं मानी जाएगी, ऐसा इस सेक्शन का कहना है। यहां से एक लीगल मैक्सिम भी गवर्न होती है, इसका नाम है लैक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया। इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है विधि असंभव अंत के लिए विवश नहीं करती। यानी कि लॉ आपको असंभव अंत, असंभव अंत कैसा, जिसके बारे में कोई संभावना ही नहीं है। जैसे कि अभी आपने बताया कि लास्ट डे है, लास्ट डे तो कोर्ट बंद, तो हम क्या करें, हमारा तो अधिकार था लास्ट डे तक जाने का, तो उस दशा में आपको विवश नहीं करती, तो आप वेरी नेक्स्ट डे जा सकते हैं, ऐसा बता रखा है। लेकिन सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि कोर्ट बंद कब माना जाएगा। तो कोर्ट बंद मानने के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ये कोर्ट बंद होने के बारे में नहीं पता तो कैसे माना जाए कि कोर्ट बंद था या नहीं था। देखिए सिंपल सी बात है, कोर्ट बंद होना चाहिए नॉर्मल कामकाज के घंटों के दौरान। नॉर्मल कामकाज के घंटे कैसे, सिंपल सी बात है, जब कोर्ट प्रॉपर तरीके से डेली जैसे खुलता है उस टाइम पर यदि खुलता है, खुला नहीं है तो माना जाएगा। जैसे कि कोर्ट का टाइम पीरियड कितना होता है, सुबह 10:30 बजे से 5:30-6 बजे तक। लेकिन कोई व्यक्ति रात को 12 बजे पहुंचा और बोलता कोर्ट बंद था, मैं तो दावा पेश करने गया, तो क्या बंद माना जाएगा? तो ये बंद नहीं माना जाएगा, इस सेक्शन के पर्पज से बंद नहीं माना जाएगा। वैसे वाले ही बंद है, लेकिन छुट्टी तो नहीं थी ना। कोर्ट की छुट्टी कब होती, या कोर्ट कब बंद होता, 10:30 के बीच, 10:30 से लेकर 5 बजे के 5:30 बजे के बीच में यदि बंद है, उस दिन छुट्टी है, तो माना जाएगा बंद है, अदरवाइज नहीं। ठीक है। हम एक चीज और इसके अंदर जान सकते हैं कि जो हमारा सिविल केसेस होते हैं उनमें सैटरडे जो होता है नॉन वर्किंग डे होता है, लेकिन सेक्शन 4 के अंतर्गत वो बंद नहीं माना जाता कोर्ट उस दिन। उस दिन सारे काम होते हैं, लेकिन नॉन वर्किंग डे होता है। आपकी मर्जी होती है, चाहे तो काम करें चाहे ना करें, स्वेच्छा से ऊपर, एडवोकेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा हम याद रखेंगे। आफ्टर दैट सेक्शन 15 निकालिए, सॉरी सेक्शन 5 हम पढ़ेंगे इसके बाद। सेक्शन 5 बोलता है विहित काल का कत्पय दशाओं में विस्तारण। तो विहित काल का कत्पय दशाओं में विस्तारण कैसे, हमने सबसे पहले सेक्शन 3 में एक रूल पढ़ा कि जो टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब किया गया है लॉ के द्वारा, उस टाइम पीरियड के अंदर, विहित काल के अंदर आप दावा नहीं लगाते हैं, एप्लीकेशन नहीं करते हैं, अपील नहीं करते हैं, तो आपकी दावा अपील एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी, ऐसे जनरल रूल जानते हैं हम। लेकिन सेक्शन 5 हमें उस रूल के अगेंस्ट में बताता है। ये बताता है कि यदि कोई अपील और आवेदन, सिर्फ ये दो जो प्रोविजन है, ये जो प्रोविजन है सिर्फ दो पर लागू होगा, अपील पर और आवेदन पर, दावों पर और ऑर्डर 21 जो सीपीसी है उस पर ये सेक्शन लागू नहीं होती है। इस बात को याद रखिएगा पहले, सबसे पहले तो बताता है कि जब कोई अपील और एप्लीकेशन पेश की जाती है और टाइम पीरियड निकल चुका है, तो उसके बाद भी एंटरटेन की जा सकती है यदि कोर्ट के पास आप रीजनेबल कारण बताते हैं। कोर्ट को ये रीजनेबल कारण आप बताएंगे और कोर्ट को लगता है कि हाँ ये परिस्थितियां सही थी, तो उस दशा में आपकी अपील और आवेदन को बाद में एंटरटेन कर सकता है, भले ही टाइम पीरियड निकल गया हो। लेकिन कब, जबकि एक रीजनेबल कारण हो। ऐसा रूल हमने क्यों बनाया, देख जनरली क्या होता है, दावे के संबंध में और आवेदन के संबंध में जो हमने ऑर्डर 21 का पढ़ा, इनके संबंध में अच्छी खासी लिमिट है, किसी भी दावे और एप्लीकेशन ऑर्डर 21 की। लेकिन जो अपील और आवेदन होते हैं इनका परसीमा काल बहुत कम है, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है जो लॉ में बता रखा है वो बहुत कम होता है। तो इस कंडीशन में इसलिए हमने इनको बता रखा, मान चलिए 30 दिन है, 60 दिन है, 90 दिन, तो हाल निकल जाते हैं। तो उस दशा में यदि कोई आप गलती बस से कर नहीं पाए, आपको नॉलेज नहीं हो पाई, आपको पता नहीं चल पाया, आपने कोई परिस्थितियां ऐसी घर में हो गई थी जिसके कारण आप पेश नहीं कर पाए, तो आपका टाइम पीरियड निकलने के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, कोई अपील, कोई आवेदन पेश कर सकते हैं, ऐसा बताता है सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 इसी के बारे में बात करता है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। आपको वीडियो आपको समझ में आ गई सेक्शन 3, 4 एंड 5। एक बार देख लीजिए, सेक्शन 3 में हमने पढ़ा था, सिंपल सी बात, हमने टाइम पीरियड को बार्ड किया वहां पर। यदि कोई दावा अपील एप्लीकेशन टाइम बार्ड होने के बाद पेश की जाती है तो उसको रिजेक्ट करना कोर्ट की लाइबिलिटी होगी। सेक्शन 4 ने बताया लास्ट डे था, कोर्ट बंद था, तो उस दशा में आप वेरी नेक्स्ट डे जब भी कोर्ट खुलता है, चाहे वो 10 दिन की छुट्टी बाद खुले, 5 दिन की छुट्टी बाद खुले, या वेरी नेक्स्ट डे खुले, जब भी खुले, आप उस दावे अपील को पेश करते हैं, एप्लीकेशन को पेश करते हैं, तो आपकी दावा अपील एप्लीकेशन सेक्शन 3 के आधार पर रिजेक्ट नहीं की जाएगी। और सेक्शन 5 बताता है विहित काल का कत्पय दशाओं विस्तारण। तो कुछ कंडीशन में हमने विहित काल को जो हमने बता रखा था उसको हमने बढ़ा दिया। कैसे, यदि आप रीजनेबल कारण बताते हैं। जैसे कि इसके अंदर एक और चीज मिलेगी कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो हाई कोर्ट के रूल के कारण उस जजमेंट की अपील वगैरह करता है या एप्लीकेशन करता है, तो वो भुलावे में पड़ गया था, ये भी एक रीजनेबल कारण माना जाएगा।
दूसरा कारण हम मान सकते हैं कोई ऐसी परिस्थिति थी जिसके कारण आप आ नहीं पाए, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसको अपील करने का अधिकार था 30 दिन, तो 30 दिन में जो अपील करता है वो मान चलिए उसके 25वें दिन उसकी दादी एक्सपायर हो गई और वो गांव चला गया। गांव से जब लौट के आया 20 दिन बाद, 10-15 दिन बाद, तब उसने बोला कि अब मैं तो वहां फंसा था, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे अपील करना है 30वें दिन। तो टाइम पीरियड निकलने के बाद भी ये एक रीजनेबल कारण माना जा सकता है और उसकी एंटरटेन की जा सकती है। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही, और क्लास को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आपको क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आप यदि हमारी क्लासेस जो लाइव क्लासेस चलती हैं, हमारी जो क्लासेस चलती हैं, उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।